Audio Jungle. Audio Jungle. 6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा में एक सामान्य खूबसूरती के साथ शुरू हुई थी। यह एक सोमवार था। सूरज शहर पर एक गर्म हल्की रोशनी डाल रहा था, जो एक और गर्म और उमस भरे गर्मी के दिन का वादा कर रहा था। आसमान साफ था, नीले रंग का एक विशाल विस्तार जिसमें केवल कुछ बादलों के टुकड़े थे। सड़कों पर जीवन की शुरुआती रूटीन्स चल रही थी। दुकानदार अपनी दुकानों के शटर ऊपर कर रहे थे। ऑफिस वर्कर्स अपने ब्रीफकेस पकड़े हुए शहर के केंद्र की ओर जल्दी जल्दी जा रहे थे। बच्चे कुछ स्कूल जा रहे थे और कुछ युद्ध के काम के लिए मोबिलाइज थे, जैसे फायर ब्रेक साफ करना। अपनी बातों से हवा भर रहे थे। बहुत कम लोग ही इमेजिन कर सकते थे कि यह साधारण सुबह शहर की आखिरी थी। हिरोशिमा में जीवन युद्ध की रिदम्स के हिसाब से ढल गया था। एयर रेड साइरन्स एक फेमिलियर, लगभग मंडेन दैनिक जीवन का हिस्सा थे। लोग अलर्ट्स के आदी हो गए थे, जो अक्सर फॉल्स अलार्म्स साबित होते थे, क्योंकि अमेरिकन प्लेन्स दूसरे टारगेट्स की ओर जाते समय ऊपर से उड़ते थे। उस सुबह लगभग 7 बजे एक शुरुआती अलर्ट बजा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ऑल क्लियर दे दिया गया था। एक सिंगल B-29 बॉम्बर देखा गया था, लेकिन इसे एक रिकॉनेसेंस मिशन पर माना गया था। इस असम्पशन ने नॉर्मल सी की भावना को वापस आने दिया। लोग अपने ब्रेकफास्ट, अपने चोर्स और काम पर जाने के लिए वापस चले गए, ये रीअश्योर्ड होकर कि खतरा अभी के लिए टल गया था। पूरे शहर में छोटी पर्सनल स्टोरीज चल रही थी। एक डॉक्टर अपने क्लिनिक जाने से पहले पोर्च पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। एक यंग मदर अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, ट्विंडलिंग फूड राशंस के बारे में चिंतित थी। स्कूल गर्ल्स का एक ग्रुप, उनकी यूनिफॉर्म साफ सुथरी थी, फायर लेन्स बनाने के लिए बिल्डिंग्स को डिमोलिश करने के अपने असाइंड टास्क पर जा रहा था। कन्वेंशनल बॉम्बिंग रेड्स के खिलाफ एक ग्रिम लेकिन जरूरी प्रिकॉशन। ये इंडिविजुअल मोमेंट्स शहर के दैनिक जीवन के फैब्रिक में बुने हुए थे, समय में सस्पेंडेड थे, अनजाने में एक अनइमेजिनेबल कैटेक्लिज्म के कगार पर थे। उनकी दुनिया मिटने वाली थी। हिरोशिमा शहर खुद एक्टिविटी का एक वाइब्रेंट हब था। एक फ्लैट डेल्टा पर स्थित 7 नदियों से क्रिस क्रॉस्ड, यह जापान के लिए एक मेजर मिलिट्री और इंडस्ट्रियल सेंटर था। इसमें 2nd जनरल आर्मी का हेडक्वार्टर्स था और शिपिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए एक क्रिटिकल पोर्ट था। फिर भी इसके लगभग 3 लाख निवासियों के लिए ये बस घर था। ये मंदिरों, बगीचों, लकड़ी के घरों और बस्टलिंग कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स का एक स्थान था। शहर के फेमिलियर साइट्स और साउंड्स, स्ट्रीट कार्स की खड़खड़ाहट, खुली खिड़कियों से खाना पकाने की गंध, फैक्ट्रीज की दूर की गुनगुनाहट एक ऐसे जीवन की बैकड्रॉप थी जो इंड्यूरिंग महसूस होता था, यहाँ तक कि एक डेवास्टेटिंग वॉर के बीच भी। बेखबर शहर के ऊपर एक अलग तरह की सुबह चल रही थी। अमेरिकन B-29 सुपर फोर्ट्रेस, जिसका नाम पायलट की मां के नाम पर इनोला गे रखा गया था, साफ आसमान में लगातार उड़ रहा था। कर्नल पॉल W. टिबेट्स द्वारा पायलटेड एयरक्राफ्ट ने घंटों पहले मरियानास में टीनियन आइलैंड से उड़ान भरी थी। इसका मिशन कोड नेम्ड स्पेशल बॉम्बिंग मिशन नंबर 13 था। विमान में 12 पुरुषों का क्रू फोकस्ड और टेंस था। वे जानते थे कि उनका मिशन यूनिक था, लेकिन कुछ ही लोग बॉम्ब बे में रखे गए हथियार की असली प्रकृति को समझते थे। यह एक ऐसा डिवाइस था जैसा युद्ध में पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। हथियार का कोड नेम लिटिल बॉय था। यह एक यूरेनियम बेस्ड एटॉमिक बॉम्ब था, जो सालों के सीक्रेट इंटेंसिव रिसर्च का प्रोडक्ट था। यह 10 फीट से ज्यादा लंबा था और लगभग 10,000 पाउंड वजन का था। इसके केसिंग के अंदर एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म था, जिसे न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन को ट्रिगर करने के लिए डिजाइन किया गया था। साइंस रेवोल्यूशनरी थी, लेकिन इसका उद्देश्य ब्रूटली सिंपल था। पृथ्वी पर पहले कभी नहीं देखी गई डिस्ट्रक्टिव एनर्जी की मात्रा को रिलीज करना। क्रू ने प्राइमरी टारगेट के पास आते ही अपनी फाइनल चेक्स की। कोकुरा और नागासाकी शहर ऑल्टरनेट्स थे, लेकिन हिरोशिमा पर साफ मौसम ने उसकी फेट तय कर दी। शहर 31,000 फीट से पूरी तरह से विजिबल था। सुबह 8:15 पर एनोला गे के बॉम्ब बे डोर्स खुल गए। बॉम्बार्डियर मेजर थॉमस फेरबी ने आयोई ब्रिज पर निशाना साधा, जो शहर के केंद्र में एक डिस्टिंक्टिव टी-शेप्ड स्ट्रक्चर था। उसने बॉम्ब रिलीज कर दिया। लिटिल बॉय ने जमीन की ओर अपना 33 सेकंड का डिसेंट शुरू किया। जैसे ही बॉम्ब गिरा, एनोला गे ने आने वाले ब्लास्ट से बचने के लिए एक शार्प स्टीप टर्न लिया। क्रू ने प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहने, अननोन के लिए ब्रेसिंग करते हुए। उन्हें एक पावरफुल एक्सप्लोजन की उम्मीद करने के लिए कहा गया था, लेकिन कोई भी ट्रूली कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता था कि क्या होने वाला था। वे एक ऐसे स्पेस से दूर उड़ रहे थे जो एक मैन मेड हेल का एपिसेंटर बनने वाला था। जमीन से अप्रोचिंग एयरक्राफ्ट एक माइनर इवेंट लग सकता था। कुछ लोगों ने ऊपर देखा, सूरज से अपनी आंखें बचाते हुए सिल्वर प्लेन की एक झलक पाने के लिए। उन्होंने उसमें से एक छोटी सी चीज गिरते हुए देखी। वह गिरते ही सूरज की रोशनी में चमकने लगी। कोई आवाज नहीं थी, उसमें निहित शक्ति की कोई वार्निंग नहीं थी। उन 33 सेकंड के लिए
हिरोशिमा ने अपनी मॉर्निंग रूटीन जारी रखी। एक स्ट्रीट कार एक ब्रिज पर रंबल कर रहा था, एक आदमी काम पर बाइसिकल चला रहा था, एक बच्चा एक बॉल का पीछा कर रहा था। ये एक पूरी दुनिया के फाइनल फ्लीटिंग मोमेंट्स थे, एक ऐसी दुनिया जो ब्लाइंडिंग लाइट की एक फ्लैश में मिटने वाली थी। सुबह 8:15 और 33 सेकंड पर लगभग 1900 फीट ऊपर शिमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर लिटिल बॉय डेटोनेटेड हुआ। पहले कोई आवाज नहीं थी, केवल एक साइलेंट ब्लाइंडिंग फ्लैश ऑफ लाइट, एक पीका, जैसा कि सर्वाइवर्स बाद में कहेंगे। यह 1000 सूर्यों से भी ज्यादा चमकीला फ्लैश था, एक सीरिंग व्हाइट लाइट जिसने पत्थर की दीवारों और सीढ़ियों पर शैडोज उकेरी। जो कोई भी सीधे फ्लैश को देख रहा था वह तुरंत अंधा हो गया। उस 1 सेकंड के अंश में हिपोसेंटर पर तापमान एक्सप्लोजन के ठीक नीचे जमीन पर बिंदु अनुमानित 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म था। फ्लैश के तुरंत बाद इंटेंस सीरिंग हीट की एक वेव आई। यह थर्मल पल्स प्रकाश की गति से यात्रा करता था, हाइपोसेंटर के करीब सब कुछ और सभी को जला देता था। 1 मील के दायरे में गर्मी इतनी इंटेंस थी कि इसने इंसानों को वेपराइज कर दिया, केवल उनकी शैडोज को जमीन पर उकेरा। इसने टाइल, ग्लास और मेटल को पिघला दिया। इसने 1 मील से भी ज्यादा दूर लोगों के कपड़े जला दिए। हीट वेव के कुछ ही क्षण बाद ब्लास्ट वेव द डॉन आया। कंप्रेस्ड एयर की एक कॉलोसल शॉक वेव सुपरसोनिक स्पीड्स पर बाहर की ओर फैली, जिससे फोर्स की एक क्रशिंग वॉल बन गई। शॉक वेव ने शहर को तबाह कर दिया। लकड़ी के घर जो हिरोशिमा के अधिकांश बिल्डिंग्स बनाते थे, किंडलिंग में स्प्लिंटर्ड हो गए। कंक्रीट स्ट्रक्चर्स को गटेड कर दिया गया, उनके फ्रेम्स मुड़ गए और टूट गए। ब्लास्ट ने 10 मील दूर तक खिड़कियां तोड़ दी। इसने लोगों को उनके पैरों से उठा लिया और उन्हें डॉल्स की तरह हवा में फेंक दिया। इमेंस प्रेशर चेंज ने इंटरनल ऑर्गन्स को रप्चर्ड कर दिया, जिससे मौत हो गई, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो इनिशियल फ्लैश और हीट से शेल्टर्ड थे। शहर जो कभी एक बस्टलिंग मेट्रोपोलिस था, एक पल में फ्लैटेंड हो गया। इसके 70% से अधिक बिल्डिंग्स नष्ट हो गए या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इसके बाद जो हुआ वह एक नाइटमेयर का दृश्य था। आसमान जो कभी नीला था, एक डार्क ऑमिनस पर्पल ब्लैक हो गया। स्मोक, डस्ट और रेडियो एक्टिव डिब्री का एक जाइगैंटिक मशरूम क्लाउड मीलों तक एटमॉस्फेयर में चढ़ गया, सूरज को ढक दिया। थर्मल पल्स और ओवरटर्न्ड स्टोव्स से आग लगने लगी, जो फ्लैटेंड लैंडस्केप में फैल गई। ये इंडिविजुअल फायर्स जल्दी से एक मैसिव फायर स्टॉर्म में मिल गई, जिससे अपनी हवाएं पैदा हुईं जो आग को भड़काती थीं। फंसे हुए सर्वाइवर्स कई बुरी तरह से जले हुए और घायल खुद को एक सफोकेटिंग सुपरहीटेड इन्फर्नो में पाया। हवा जलने की गंध और घायलों की चीखों से भर गई। शहर एक क्रीमेटोरियम बन गया था। यह समझने के लिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम क्यों गिराया, किसी को द्वितीय विश्व युद्ध के ब्रूटल कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा। 1945 की गर्मियों तक जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया था। हालांकि इंपीरियल जापान के खिलाफ पैसिफिक में युद्ध भयानक फेरोसिटी के साथ जारी रहा। एलाइड पावर्स, जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत संघ कर रहे थे, एक्सिस पावर्स के साथ एक डेडली स्ट्रगल में फंसे हुए थे, जिसमें जापान भी शामिल था। जापान की सेना एक टिनेशियस और फैनेटिकल दुश्मन साबित हुई थी, जो अंतिम आदमी तक लड़ती थी और निश्चित हार के सामने भी आत्मसमर्पण करने से इनकार करती थी। पैसिफिक में अमेरिकी स्ट्रेटेजी आइलैंड हॉपिंग का एक लंबा खूनी अभियान रहा था। जापानियों से लिया गया हर द्वीप दोनों पक्षों के लिए ह्यूमन लाइव्स में एक हॉरिफिक कॉस्ट पर आया था। आइवो जिमा और ओकिनावा की लड़ाई विशेष रूप से जापानी सेना की स्टैगरिंग कैजुअलिटीज को सहने की इच्छा को प्रदर्शित करती थी। ओकिनावा पर लड़ाई असाधारण रूप से ब्रूटल थी। जापानियों ने मास सुसाइड अटैक्स का इस्तेमाल किया और 1 लाख से अधिक सैनिकों की पूरी डिफेंडिंग गैरिसन लगभग पूरी तरह से मिटा दी गई। अमेरिकी कैजुअलिटीज भी इमेंस थी, जिसमें 50,000 से अधिक मारे गए, घायल हुए या लापता हुए। इस अनुभव ने जापानी मेनलैंड के प्लान्ड इन्वेजन के लिए एक ग्रिम फोरकास्ट बनाया। अमेरिकन मिलिट्री प्लानर्स ऑपरेशन डाउनफॉल पर काम कर रहे थे, जो जापान पर प्रस्तावित इन्वेजन था, ने कैटास्ट्रोफिक कैजुअलिटी फिगर्स का अनुमान लगाया। अनुमान अलग अलग थे, लेकिन कुछ ने भविष्यवाणी की थी कि एक इन्वेजन में 5 लाख से 1 मिलियन अमेरिकी जीवन का खर्च आ सकता है, जिसमें जापानी कैजुअलिटीज, मिलिट्री और सिविलियन दोनों कई गुना अधिक होने की उम्मीद थी। जापानी सरकार अपनी पूरी आबादी को, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, शार्पेंड बैम्बू स्पीयर्स और एक्सप्लोजिव्स के साथ इन्वेजन का विरोध करने के लिए मोबिलाइज कर रही थी।
इस तरह के ब्लड बाथ की संभावना अमेरिकी नेताओं के दिमाग पर भारी पड़ी, जिसमें प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन भी शामिल थे। इस ग्रिम सिनारियो का सामना करते हुए एटॉमिक बॉम्ब ने एक टेरिबल ऑल्टरनेटिव प्रस्तुत किया। प्रोपोनेंट्स ने तर्क दिया कि बॉम्ब का उपयोग जापानी नेतृत्व को आत्मसमर्पण करने के लिए शॉक कर सकता है। इस प्रकार फुल स्केल इन्वेजन के कार्नेज से बचा जा सकता है। इसे युद्ध को जल्दी समाप्त करने और काउंटलेस अमेरिकी जीवन को बचाने का एक तरीका माना गया। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों का सुझाव है कि एक जियोपॉलिटिकल मोटिव था। बॉम्ब का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका की ओवरवेलमिंग पावर को सोवियत संघ को प्रदर्शित करेगा, एक वॉर टाइम एलाई जो तेजी से एक पोस्ट वॉर राइवल बन रहा था। यह निर्णय मिलिट्री स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल प्रेशर और परसीव्ड लेसर ऑफ टू इविल्स का एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन था। हिरोशिमा तक का रास्ता 1945 में शुरू नहीं हुआ था। इसकी जड़ें वास्तव में दशकों पीछे खोजी जा सकती हैं, जो जापान की इंपीरियल एम्बिशंस और पैसिफिक में बढ़ते टेंशन्स में निहित हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में जापान ने एक अग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाई थी, जो ईस्ट एशिया में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, जिसे उसने ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर कहा था। इसके कारण 1921 में मैंचूरिया पर आक्रमण हुआ और 1947 में चीन के साथ फुल स्केल वॉर हुई। जापान की कार्रवाइयों को इंटरनेशनल कॉन्डेमनेशन मिला और क्रूशली संयुक्त राज्य अमेरिका से आर्थिक सैंक्शंस, जिसमें तेल और स्क्रैप मेटल पर एम्बार्गो भी शामिल था। इन सैंक्शंस का उद्देश्य जापानी अग्रेशन को रोकना था, लेकिन वास्तव में इनका विपरीत प्रभाव पड़ा। खुद को कॉर्नर्ड महसूस करते हुए और यह मानते हुए कि उसका नेशनल सर्वाइवल खतरे में था, जापान के मिलिट्री लीडरशिप ने एक बोल्ड और रिस्की गैम्बल पर फैसला किया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने हवाई में पर्ल हार्बर में यूएस नेवल बेस पर एक सरप्राइज अटैक शुरू किया। हमला डेवास्टेटिंग था, जिसमें कई अमेरिकी वॉरशिप्स डूब गए या क्षतिग्रस्त हो गए और 2400 से अधिक अमेरिकी मारे गए। इस कार्य ने तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया, जिससे यूरोप और एशिया में संघर्ष एक सिंगल ग्लोबल वॉर में बदल गए। पर्ल हार्बर ने अमेरिकी जनता और सरकार के भीतर रेट्रिब्यूशन की इच्छा जगाई। जापानी मिलिट्री फिलॉसफी बुशिडो कोड में गहराई से निहित थी, जिसने ऑनर, लॉयल्टी और सरेंडर से पहले मौत पर जोर दिया था। ये माइंडसेट उनके बैटलफील्ड टैक्टिक्स में स्पष्ट था। जापानी सैनिक फैनेटिकल डिटर्मिनेशन के साथ लड़े, अक्सर बांजाई चार्जेस, दुश्मन के ठिकानों पर सुइसाइडल फ्रंटल असॉल्ट्स शुरू करते थे। जैसे जैसे युद्ध उनके खिलाफ होता गया, यह फिलॉसफी कमिकाजी अटैक्स के उपयोग में विकसित हुई। युवा पायलट जानबूझकर अपने एक्सप्लोसिव लेडन प्लेन्स को अमेरिकी वॉरशिप्स में क्रैश कर देते थे। ये अटैक्स हालांकि मिलिटरीली डेस्परेट, टेरिफाइंगली इफेक्टिव थे और जापानीज रिजॉल्व को अंतिम छोर तक लड़ने के लिए रेखांकित करते थे। आत्मसमर्पण करने से इनकार करने से पैसिफिक वॉर में एक ब्रूटल डायनामिक पैदा हुई। अलाइड सोल्जर्स के लिए जापानी प्रिजनर्स को पकड़ना दुर्लभ था। लड़ाई अनाइलेशन तक लड़ी जाती थी। जापानी मिलिट्री गवर्नमेंट अपने लोगों को सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करती थी, युद्ध को वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के खिलाफ एक होली क्रूसेड के रूप में चित्रित करती थी और नागरिक आबादी को अपनी मातृभूमि पर एक फाइनल डिसाइसिव बैटल के लिए तैयार करती थी। इस कल्चरल और मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट ने अमेरिकी नेताओं को आश्वस्त किया कि जापान केवल कन्वेंशनल मीन्स से आत्मसमर्पण नहीं करेगा। उनका मानना था कि जापान के फैनेटिकल लीडरशिप की इच्छा को तोड़ने के लिए अनप्रेसिडेंटेड मैग्नीट्यूड का एक शॉक आवश्यक था। जब युद्ध पूरी दुनिया में फैल रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक विशाल पैमाने का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा था। इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता था। 1929 में एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लिखे गए एक पत्र से शुरू हुआ, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि नाजी जर्मनी एक परमाणु हथियार विकसित कर सकता है। इस प्रोजेक्ट ने दुनिया के कुछ सबसे ब्रिलियंट वैज्ञानिकों को एक साथ लाया। लॉस एलमोस, न्यू मैक्सिको और ओक रिज, टेनेसी जैसी जगहों पर छिपी हुई प्रयोगशालाओं में उन्होंने परमाणु की शक्ति को अनलॉक करने के लिए अथक प्रयास किया। उनका लक्ष्य न्यूक्लियर फिशन के सिद्धांत पर आधारित एक बम बनाना था। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के साइंटिफिक डायरेक्शन के तहत यह प्रोजेक्ट एक मॉन्यूमेंटल साइंटिफिक और इंजीनियरिंग फीट था। चुनौतियां बहुत बड़ी थी, यूरेनियम को समृद्ध करने से लेकर एक वर्केबल डेटोनेशन मैकेनिज्म को डिजाइन करने तक। 1945 की गर्मियों तक वे सफल हो गए थे। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको डेजर्ट में पहला एटॉमिक बॉम्ब का परीक्षण किया गया था। ट्रिनिटी नामक यह परीक्षण एक टेरिफाइंग सक्सेस था। इसने 20,000 टन TNT के बराबर एक एक्सप्लोजन पैदा किया। जिस स्टील टावर पर यह रखा था उसे वेपराइज कर दिया और डिजर्ट सैंड को ग्लास में बदल दिया। ओपेनहाइमर ब्लास्ट को देखते हुए फेमसली रिकॉल्ड अ लाइन फ्रॉम हिंदू स्क्रिप्चर, नाउ आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। हथियार तैयार था,
अब जब बम एक हकीकत बन गया था, प्रेसिडेंट ट्रूमन, जिन्होंने अप्रैल में रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद ही इस प्रोजेक्ट के बारे में जाना था, एक मोमेंटस डिसीजन का सामना कर रहे थे। जुलाई 1945 के अंत में एलाइड पावर्स के नेताओं ट्रूमन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, जिन्हें बाद में क्लेमेंट एटली ने रिप्लेस किया, और सोवियत प्रीमियर जोसेफ स्टालिन जर्मनी में पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस में मिले ताकि युद्ध के अंत और पोस्ट वॉर ऑर्डर पर चर्चा कर सके। इस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने 26 जुलाई को पॉट्सडैम डिक्लेरेशन जारी किया, जो जापान को एक अल्टीमेटम था। इसने सभी जापानी सशस्त्र बलों के अनकंडीशनल सरेंडर की मांग की। घोषणा ने चेतावनी दी कि यदि जापान इसका पालन नहीं करता है तो प्रॉम्प्ट और अटर डिस्ट्रक्शन होगी। इसमें एटॉमिक बॉम्ब का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया था, क्योंकि हथियार अभी भी एक क्लोजली गार्डेड सीक्रेट था। हालांकि जापानी सरकार ने अल्टीमेटम को अनदेखा करने का फैसला किया। प्राइम मिनिस्टर कंटारो सुजुकी ने सार्वजनिक रूप से इसे मोकुसात्सु शब्द से खारिज कर दिया, एक ऐसा शब्द जिसे टू ट्रीट विद साइलेंट कंटेम्प्ट या टू विथहोल्ड कमेंट के रूप में व्याख्या किया जा सकता है। इस एम्बिगुअस रिस्पांस को एलाइज द्वारा उनके टर्म्स की स्पष्ट अस्वीकृति के रूप में लिया गया। प्रेसिडेंट ट्रूमन के लिए यह अस्वीकृति आवश्यक अंतिम औचित्य था। एटॉमिक बॉम्बिंग के साथ आगे बढ़ने का आदेश दिया गया था जैसे ही मौसम अनुमति देता था। हिरोशिमा पर बमबारी के बाद के घंटों और दिनों में जापानी नेतृत्व भ्रम और डिसबिलीफ की स्थिति में था। शहर से शुरुआती रिपोर्टें फ्रैगमेंटेड और कैओटिक थीं। उन्होंने एक सिंगल प्लेन और एक शहर की बात की जो एक ब्लाइंडिंग फ्लैश और एक मॉन्स्टरस क्लाउड के नीचे गायब हो गया था। विनाश का पैमाना इतना पूर्ण था कि इसे समझना मुश्किल था। टोक्यो में मिलिट्री अथॉरिटीज को यह समझने में देर लगी कि उनके खिलाफ एक नए और भयानक प्रकार के हथियार का इस्तेमाल किया गया था। जब वे बहस कर रहे थे और जांच कर रहे थे, घड़ी टिक टिक कर रही थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक दूसरा एटॉमिक बॉम्ब तैयार किया था, एक प्लूटोनियम बेस्ड वेपन जिसका कोड नेम फैट मैन था। दूसरे स्ट्राइक का ओरिजिनल टारगेट कोकुरा शहर था। 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के 3 दिन बाद एक और B-29, जिसका नाम बॉक्सकार था, अपने डेडली कार्गो के साथ टिनियन से उड़ान भरी। हालांकि कोकुरा पहुंचने पर क्रू ने शहर को पास के कन्वेंशनल बॉम्बिंग रेट से थिक स्मोक और हेज से ढका हुआ पाया। कई असफल बॉम्बिंग रन्स और फ्यूल कम होने के बाद पायलट मेजर चार्ल्स स्वीनी ने सेकेंडरी टारगेट नागासाकी की ओर डाइवर्ट करने का फैसला किया। नागासाकी जापान के सबसे महत्वपूर्ण सी पोर्ट्स में से एक था और एक प्रमुख इंडस्ट्रियल सेंटर जो मित्सुबिशी शिपयार्ड्स और स्टील वर्क्स का घर था। हिरोशिमा की तरह ये पहाड़ियों और घाटियों का शहर था। क्लाउड कवर के कारण बॉम्बार्डियर को बॉम्ब को थोड़ा ऑफ टारगेट रिलीज करना पड़ा। फैटमैन उराकामी वैली के ऊपर डेटोनेटेड हुआ, जो मुख्य शहर के उत्तर में था। ब्लास्ट हिरोशिमा की तुलना में और भी पावरफुल था, लेकिन शहर के हिली टेरेन ने इनिशियल डिस्ट्रक्शन को घाटी तक सीमित कर दिया। फिर भी डेवस्टेशन इमेंस थी। अनुमानित 40,000 से 74,000 लोग तुरंत या अगले महीनों में मारे गए। शहर का फेम्ड कैथोलिक कम्युनिटी जो घाटी में केंद्रित था, लगभग पूरी तरह से अनाहिलेटेड हो गया। हिरोशिमा और नागासाकी के डबल शॉक, 8 अगस्त को जापान पर सोवियत संघ की युद्ध की घोषणा और उसके बाद मैंचूरिया पर उसके आक्रमण के साथ मिलकर अंततः जापानी सरकार के भीतर गतिरोध को तोड़ दिया। एम्परर हिरोहितो, जो काफी हद तक पॉलिटिकल फ्रेज से ऊपर रहे थे, ने हस्तक्षेप किया। एक अभूतपूर्व कदम में उन्होंने अपनी सुप्रीम वॉर काउंसिल को बताया कि युद्ध समाप्त होना चाहिए। वह अपने लोगों को और अधिक पीड़ित होते हुए नहीं देख सकते थे। 15 अगस्त 1945 को जापान के लोगों ने पहली बार अपने एम्परर की आवाज सुनी, जब उन्होंने एक रेडियो ब्रॉडकास्ट में राष्ट्र के आत्मसमर्पण की घोषणा की। अधिकांश के लिए युद्ध अंततः समाप्त हो गया था। फॉर्मल सरेंडर पर 2 सितंबर 1945 को टोक्यो खाड़ी में USS मिजूरी पर हस्ताक्षर किए गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी के तुरंत बाद का समय पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया का एक विजन था। सर्वाइवर्स, जिन्हें हिबाकुशा या एक्सप्लोजन अफेक्टेड पीपल के नाम से जाना जाता है, भयानक चोटों से पीड़ित थे। उन्हें गंभीर जलन, उड़ने वाले कांच से गहरे लैसरेशंस और रेडिएशन की मैसिव डोसेस के संपर्क में आना पड़ा था। इसके बाद के दिनों और हफ्तों में एक रहस्यमय और भयानक बीमारी दिखाई देने लगी। जो लोग असंक्रमित लग रहे थे, उन्हें नौजिया, हेयर लॉस और इंटरनल ब्लीडिंग की समस्या होने लगी। यह रेडिएशन सिकनेस थी, एक अनदेखा जहर जो आने वाले वर्षों तक जान लेता रहेगा। दीर्घकालिक प्रभाव भी उतने ही डेवास्टेटिंग थे। हिबाकुशा को आजीवन स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें कैंसर, विशेष रूप से ल्यूकीमिया और थायराइड कैंसर विकसित होने का काफी अधिक जोखिम था। भारी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था। सर्वाइवर्स शोक, इतने सारे लोगों के मरने के बावजूद जीवित रहने के लिए गिल्ट और सोशल स्टिग्मा से जूझते रहे। कई लोगों को रेडिएशन एक्सपोजर के डर के कारण शादी करने या काम खोजने में मुश्किल हुई। बमों ने पर्यावरण को भी खराब कर दिया। रेडियो एक्टिव ब्लैक रेन छोड़ दिया, जिसने मिट्टी और पानी के स्रोतों को दूषित कर दिया, जिससे शुरुआती ब्लास्ट जोन से परे भी पीड़ा बढ़ गई। हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी ने दुनिया को मौलिक रूप से बदल दिया।
उन्होंने एटॉमिक एज और कोल्ड वॉर की शुरुआत की, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तीव्र जियोपॉलिटिकल टेंशन का एक दौर। परमाणु हथियारों के अस्तित्व ने एक नए प्रकार का डर पैदा किया, वैश्विक विनाश का डर। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के सिद्धांत ने एक फ्रैजाइल पीस बनाए रखा, क्योंकि दोनों महाशक्तियों को पता था कि एक परमाणु युद्ध अजेय होगा। मशरूम क्लाउड की छवि मानव जाति की आत्मविनाश की क्षमता का एक स्थायी और भयानक प्रतीक बन गई। आज लगभग 80 साल बाद हिरोशिमा और नागासाकी की विरासत एक गहन और गंभीर चेतावनी के रूप में कार्य करती है। शहर खुद आधुनिक थ्राइविंग मेट्रोपोलिसेस में फिर से बनाए गए हैं, लेकिन वे अपने इतिहास को रेफरेंस के साथ रखते हैं। मेमोरियल्स, म्यूजियम्स और वार्षिक पीस सेरेमोनीज यह सुनिश्चित करती हैं कि दुनिया 1942 के अगस्त में उन 2 फेटफुल दिनों में क्या हुआ था उसे न भूले। हिबाकुशा की कहानियां हालांकि समय के साथ फेडिंग हो रही हैं, शांति और परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए एक शक्तिशाली निवेदन बनी हुई है। हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाएं युद्ध की कैटास्ट्रोफिक ह्यूमन कॉस्ट की एक स्टार्क रिमाइंडर है, और यह क्यों ऐसी त्रासदी को कभी दोहराया नहीं जाना चाहिए। Audio Jungle.